खास लोगों इस कार्यशाला में आए हुए सभी आयोग एक ही सत्र में एक वक्ता प्रशिक्षण इस रूप में आपको भी मालूम है वो इतना आसान नहीं है। वक्ता प्रशिक्षण पूरी तरह एक कार्यशाला के रूप में कम से कम 3-4 सत्रों में करना चाहिए, लेकिन समय की कमी के कारण हम एक सत्र और एक जिज्ञासा समाधान कालांश में इसको थोड़ा सा कन्फाइन किया है। मैं इसलिए इस पूरे जो अभियान स्वागत 75 साल और आने वाले ये लंबा स्वतंत्रता संग्राम इसके बारे में कुछ बिंदु आपके समूह रखने के लिए कोशिश करूंगा और उसके आधार पर आपको कुछ ज्यादा स्पष्टीकरण चाहिए तो फिर दूसरे कालांश में पूछ सकते हैं। हम सभी को मालूम है, हम में से कई लोगों ने एक अथवा 2 कार्यक्रमों में भाग लिए भी होंगे 75 years of our independence इसको लेकर। पिछले रिपब्लिक के कार्यक्रम में भाग लेने के समय भाषण देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका विधिवत उद्घाटन भी किया। इसके पहले भी अनेक कार्यक्रमों में 2022 अगस्त 15 के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी सहित बहुत जाने माने लोगों ने, सत्संग जाने के लिए भी कंटिन्यूसली 3 साल के विजयदशमी बौद्धिकों में भी इसका उल्लेख किए। अधिकतर लोग संघ स्वयंसेवक लोग हैं, बाकी जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लोग हैं, विचार मंच के विज्ञान भारती से जुड़े हुए कार्यकर्ता लोग यहाँ बैठे हैं, संस्कार भारती, इतिहास योजना, संघ के प्रचार विभाग, इसलिए सभी लोगों को ये 2019, 2020, 2021 3 सालों में विजयदशमी बौद्धिक देते हुए पूजनीय सरस्वती जी ने भी इसका उल्लेख एक विशेष रूप में दिए। विशेष रूप में मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम सभी के मन में विचार करने का, हाउ टू थिंक अबाउट दिस सेलिब्रेशन, इसका एक दिशा पूजनीय सरस्वती जी ने, मोहन जी ने हमारे सामने मुख रखा है। सुबह के बैठक में भी मैंने इसके बारे में बताया, लेकिन अधिकतर लोग नए आए हैं इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया। पूजनीय मोहन जी ने 2019 में विजयदशमी बौद्धिक देते हुए एक महत्वपूर्ण उल्लेख किया। In order to solve the social and all sort of developmental issues का हो, कुछ भी issues हो, we have to have a स्व-केंद्रित approach to solve all these things। अगर issues को solve करना है तो स्व-केंद्रित एक अप्रोच की जरूरत है। इसका पूरा उन्होंने विवरण भी किया है। 2020 में जब बौद्धिक देने के समय उन्होंने एक और बात ऐड करते हुए बताया, व्हाट इज दिस स्व? स्व मीन्स आइडेंटिटी है, सेल्फहुड ऐसा कर सकते हैं अंग्रेजी में, आइडेंटिटी भी कर सकते हैं, बट व्हाट डज इट रियली मीन? इसी शक के बिना उन्होंने बताया, इट इज नथिंग मोर और लेस than हिंदुत्व। इट इज हिंदुत्व। स्व मीन्स हिंदुत्व, हिंदुत्व अपने राष्ट्रीय को है, ये भी 2021 में आकर इसके कंटिन्यूएशन के रूप में एक और बात उन्होंने जोड़ दिया। 1947 अगस्त 15 को हमने एक महत्वपूर्ण सफर प्रारंभ किया है, जर्नी। द जर्नी स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर का प्रयास। 2 words are bit confusing because generally we do believe that it is a synonym, स्वाधीनता के सिनोनिम है स्वतंत्रता, नहीं तो स्वतंत्रता के पर्याय शब्द है स्वाधीनता। लेकिन पूजनीय मोहन जी ने विशेष रूप में ये 2 शब्द 2
बैकग्राउंड में रखा। ऑन अगस्त 15, 1947 हमको स्वाधीनता मिली, नहीं तो राजनीतिक ढंग से हम स्वाधीन हो गए, राज मिला, लेकिन स्वराज अभी भी मिलने के लिए बाकी है। दैट इज द रियल क्लियर स्पेसिफिक इंडिकेशन ऑफ दैट ग्रेट वर्क। पता है, ये 75 साल से वी आर कंटिन्यूइंग दैट जर्नी टुवर्ड स्वतंत्रता। स्वाधीन इस शब्द का एक लिमिटेड अर्थ उन्होंने दिया। स्वाधीनता मीन्स पॉलिटिकल फ्रीडम, स्वतंत्रता मीन्स इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड वी वुड बी एबल टू apply swa or selfhood or hindutva or sanatana dharma, whatever it may, in all phases of our life. हमारे जीवन के, राष्ट्रीय जीवन के सभी phases में कब अप्लाई कर सकते हैं स्व? Generally you can say that you became स्वतंत्र। स्व के आधार पर तंत्र को आपके टेक्नोलॉजी, आपके मेथोडोलॉजी ऑफ वर्क सभी दिशा में, पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्री में भी होना चाहिए, एग्रीकल्चर में, आर्ट्स में भी होना चाहिए, थिएटर में भी होना चाहिए। एक प्रकार से सब दूर स्व के एप्लीकेशन होना चाहिए। अब सब विचारवंत लोग हैं, विचार कर सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। Why we are saying that you have to achieve or yet to achieve that swatantrata? There are a lot of areas wherein which we are not swatantra yet. We are still following an Eurocentric developmental model, education system. Everywhere एक colonization का effect अभी भी continue कर रहा है। Maybe because of that, maybe नहीं, इसलिए पूज्य मोहन जी ने जो बताया, स्वतंत्रता से हम स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक जाना है, और इस विषय को मन में रखते हुए हम अमृत महोत्सव का आयोजन करना है। संघ और संघ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, वो एबीवीपी हो, विज्ञान भारती हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इस प्रकार के किसी ओकेजन को हम छोड़ते नहीं है। भारत को और मजबूत करने का इस मौके के रूप में, एक अवसर के रूप में सदुपयोग करने से हम पीछे न जाते हैं। अभी तक का संघ इतिहास आप देखिए, आपको भी पता है 1930 लाहौर कॉन्फ्रेंस हुआ, ACC कॉन्फ्रेंस वाज इन लाहौर। 1929 दिसंबर 31 1930 जनवरी 1 and 2 was a historic conference। दोपहर के बाद है, अच्छा भोजन भी किया है, इसलिए थोड़ा नींद आ रही है कुछ लोगों को, इसलिए थोड़ा पूछ रहा हूँ। Why I am saying Lahore conference was very significant, very historic as far as the independence struggle is concerned? कोई बता सकते हैं क्या? What was the significance? Independence Act was passed. हाँ, the resolution was passed. Independence स्वराज। हाँ, स्वराज का प्रस्ताव वहाँ पारित किया, लेकिन वो स्वराज का प्रस्ताव पारित करने के बाद संघ ने क्या किया? इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बहुत ज्यादा शाखाएं नहीं थे उस समय, नागपुर और आसपास सेंट्रल प्रोविंस में, बिदार में कुछ शाखाएं थी, लेकिन फिर भी तक उस समय के सरसंघ चालक पूज्य डॉक्टर जी ने सभी शाखाओं को एक परिपत्र भेजा, सर्कुलर 1930 जनवरी 26 स्वराज दिन इस रूप में शाखा में मनाना, शाखा ध्वजारोहण, प्रार्थना, इस प्रकार के अवश्य अनिवार्य कार्यक्रम के बाद उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करना और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हमारे जो लक्ष्य को परिभाषित किया है लाहौर कॉन्फ्रेंस में, वो हम सब एक प्रकार से गर्व से इसके बारे में चर्चा करना, इसको सेलिब्रेट करना चाहता है। इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, ऐसा आप लोगों को लिखेगा, लेकिन इसके 10 साल पहले संघ पालन नहीं हुआ था। 1920 हमारे यहाँ नागपुर में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ACC कॉन्फ्रेंस, उसकी पूरी व्यवस्था देखने वाले कार्यकर्ताओं में मुख्य भूमिका डॉक्टर साहब ने स्वयं निभाया। नागपुर के युवा लोग, विद्यार्थी लोग बहुत भारी संख्या में डॉक्टर साहब के पीछे थे, उसके पहले ही उन्होंने काम प्रारंभ किया था। लेकिन कांग्रेस ने तब तक
मेन एम ऑफ कांग्रेस का एजुकेशन। अब तो मालूम है मितवादी लोगों ने उस समय भी नरम दल के लोगों ने एक पुत्रिका राज्य के स्तर के लिए लड़ाई कर रही थी, एक डोमिनियन स्टेटस। इफ नीडेड वी विल send you the taxes and everything to Britain, so tune कृपा करके वहां बैठकर सत्ता संभालिए भारत का। एक डोमिनियन स्टेटस और डोमिनियन पुत्रिका, that was the general belief and general demand. Many of you may be surprised, that was the demand. We were not able to declare that एक प्रकार से uncompromising स्वराज हमारा जो लक्ष्य, ऐसा नहीं बताया। स्वाभाविक रूप में डॉक्टर साहब से प्रेरणा लेकर यो युवा विद्यार्थी लोग डॉक्टर साहब के साथ थे। कॉन्फ्रेंस के पहले ही नागपुर के तमाम कॉन्फ्रेंस हॉल्स में इस प्रकार के युवाओं के बहुत सारे सभाएं भी डॉक्टर जी ने किया था। वहां एक डिस्कशन आया, डिस्कशन आने के पीछे का मुख्य प्रेरणा स्रोत तो डॉक्टर साहब ही था। Why can't we declare that पूर्ण स्वराज इज आवर लक्ष्य? फिर डॉक्टर साहब ने स्वयं एक प्रस्ताव तैयार किया, 3-4 बिंदु देश उसमें बताया था एजुकेशन का, इंडिपेंडेंस का मुख्य लक्ष्य मेन कंप्लीट फ्रीडम है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग फ्रीडम है, बेशर्त फ्रीडम चाहिए हमको, आप जाना चाहिए। दूसरा, इंडिपेंडेंट होने वाले, स्वतंत्र होने वाले भारत की जो सत्ता व्यवस्था डेमोक्रेटिक ढंग से होना चाहिए। इसमें भी क्या बहुत बड़ी बात है, ऐसा आप लोगों को अभी लगेगा, अभी यानी लगभग 102 साल के बाद विचार करने के समय क्या है इतने महत्वपूर्ण, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक ढंग से ही होना चाहिए था। लेकिन व्हाट वाज द टाइप, डॉक्टर साहब कहीं भारत के बाहर जाकर, ब्रिटेन में जाकर ये डेमोक्रेसी के बारे में अध्ययन करने के लिए गया नहीं था जवाहरलाल नेहरू जैसा, वो भारत में ही रहने वाले व्यक्ति थे। एंड डेमोक्रेसी का भी वो समय बहुत शैशव काल। How many of you are remembering the fact that only 2 years before इंग्लैंड में महिलाओं के लिए वोटिंग का पावर मिला 1918 में। ये लोग कहते हैं वो बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ गए वगैरह वगैरह। वो आकर हमारे यहाँ के महिलाओं को समान स्तर उन्होंने दिया, ऐसा वो लोग बताते हैं। हमारे यहाँ के कुछ अंध अनुयायी लोग ब्रिटेन के अभी भी है, वो इसको रिपीट भी करते हैं। मैं कुछ लोगों के उदाहरण बाद में बताऊंगा। That was the situation. डेमोक्रेसी का भी एक प्रकार का एक बाल्यकाल था या शैशव काल। उस समय डॉक्टर साहब जैसे व्यक्ति कभी जिंदगी में बाहर नहीं गए हैं, यहाँ के सामान्य स्कूलों में पढ़े हैं, ऐसे व्यक्ति ने बताया डेमोक्रेटिक ढंग से यहाँ सत्ता हो, वहां भी उन्होंने रोका नहीं। आगे चलकर उन्होंने बताया इंडिपेंडेंट इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया will give a leadership role in the freedom struggle going on in the whole world against this colonizers. कॉलोनी जो ब्रिटिश सहित वेस्टर्न कॉलोनी के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है पूरे विश्व में, इसके नेतृत्व की भूमिका भारत लेंगे। कॉम्प्रहेंसिव एक प्रस्ताव, छोटा है तो भी एक कॉम्प्रहेंसिव प्रस्ताव पारित करने के लिए कोशिश किया, लेकिन आपको पता है उस समय के रेजोल्यूशन कमेटी और इसके शीर्षस्थ नेता महात्मा गांधी जी इसको अलाउ नहीं किया। मेन स्ट्रीम करके एक पेपर है कलकत्ता से निकलने वाला, वो पेपर ने इसको रिपोर्ट किया बाद में रिपोर्ट किया था डॉक्टर हेडगेवार जी का। खास तौर पर इसका डिस्कशन आया था 1940 में जब डॉक्टर जी का देहांत हुआ था। मेन स्ट्रीम मिडिल स्ट्रीम में ये डिस्कशन आया, वो डिस्कशन में उन्होंने लिखा डॉक्टर साहब ने 20 years back he tried to introduce a प्रस्ताव। एक्चुअली कांग्रेस इसको ज्यादा गौरव से लेना चाहिए था। ऐसा मैं इतना बैकग्राउंड क्यों बताया, वोटिंग का संघ का योगदान क्या है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, ऐसा पूछने वाले लोग हैं। तो डॉक्टर साहब का योगदान क्या है वो बताने से वो फायदा, कहाँ आपको आवश्यकता लगती है वो बता सकते, इसलिए लेकिन संघ का जो अप्रोच टुवर्ड्स एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इंडिया, भारत, इसका उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। when 1930 में जवाहरलाल नेहरू यह प्रस्ताव इंट्रोड्यूस किया, पास हो गया, that became the स्वराज प्रस्ताव। फिर भी डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं बताया क्या है बड़ी बात क्या है, मैंने 10 साल पहले कोशिश किया था, मैंने जो प्रस्ताव उस समय किया, अभी जो बड़ी बात है ऐसा नहीं बताया।
he found it as an ample opportunity to strengthen this great nation. ये संघ का तरीका है. इसलिए हम अभी भी ये 75th ईयर सेलिब्रेशन को भी उस प्रकार से, उस सीरियसनेस से लेकर इसको मनाने का निश्चय किया है, तय किया है, डिसाइड किया है. अपने वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन, सभी संघ के वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में भी सब मिलकर लगभग 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं. तैयारी का उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है कमिंग टू द सेकंड मेजर पॉइंट. सामान्यतः इस प्रकार के ओकेजन मैंने बताया संघ भारत को स्ट्रेंथन करने के मौके इस रूप में, अवसर इस रूप में इसको अप्रोच करते हैं. कुछ लोग ऐसा भी नहीं है, किसी भी ओकेजन को, किसी भी अवसर को देश को और वीकेंड करने के लिए कैसा उपयोग कर सकते हैं ऐसा सोचते, कैसे वीकेंड कर सकते. एक उदाहरण केवल मैं बताऊं. अभी माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता के 75 साल को लेकर अमृत महोत्सव के बारे में, आने वाले अमृत काल 25 साल के बारे में भाषण देना प्रारंभ किया. राष्ट्र के बारे में बताना प्रारंभ किया. चिरपुरातन राष्ट्र संस्कृति के बारे में बहुत जोरदार भाषण देना प्रारंभ किया. तब जाकर आगे कुछ ब्रेक इंडिया ब्रिगेड, किसी भी ऑपरेशन को भारत को वीकेंड करने के लिए यूज करने वाले लोग में से एक, या तो मेरी बहन माता लोग कुछ लोग हैं, इसलिए वैसा एक उदाहरण बताऊंगा. आपके वर्ग के एक महिला जर्नलिस्ट, लेफ्ट, लिबरल, सेक्युलर, क्या एडजेक्टिव्स लेना है वो तब सब है उनके साथ. नाम भी बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं. सागरिका घोष, उन्होंने एक ट्वीट डाला, सोशल मीडिया में सक्रिय लोग शायद वो देखे होंगे. अरे वो बाबा मीन्स अभिवाना, अरे वो बाबा, where was your India before Britain came here? That was the question. ब्रिटेन आने के पहले आपकी इंडिया कहाँ थी? आपकी आज उसका एक्सप्लेनेशन भी है. It was just a landmass in between Burma and Afghanistan. बर्मा और अफगानिस्तान के बीच का एक लैंडमार्क, एक भूमि, नाम भी नहीं था वो भारत. इसको इंडिया बनाने वाला कौन? अपने प्रचार विभाग के एक अच्छा बहुत सक्रिय एक चित्राजी है, टिप्सी कर सकते हैं, चित्राजी कर सकते हैं, अच्छा कार्यकर्ता है मेरा हॉस्पिटल. उन्होंने एक रिप्लाई दिया, मैडम इसलिए ही होगा, ब्रिटेन जब आने के समय उन्होंने एक कंपनी बनाया था, वो कंपनी को उन्होंने नाम दिया ब्रिटिश ईस्ट लैंडमास इन बिटवीन बर्मा एंड अफगानिस्तान कंपनी. लैंडमास इंडिया नहीं था. ब्रिटेन का कंपनी आपको मालूम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी. अगर इंडिया नहीं है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों? ये सब है उसमें. सोशल मीडिया में सब सीरियसली बात करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा मजाक से करने से काम चलेगा. उन्होंने अच्छा सागरिका घोष को कितना लाइक्स और रिट्वीट हुआ, इसका लगभग 10 गुना इसको मिला. सो दिस इज द मेंटालिटी. सही में भारत है क्या इसके पहले? इसलिए केवल ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन के पहले आए हुए है फ्रेंच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे ना. डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आदर्श, उसको आदर्श देकर ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिवाम किया. रेवेन्यू मॉडल सही में, इकोनॉमिक्स का मॉडल उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से सीखा. ब्रिटेन दैट मींस डच जब आए उस समय भी था, पुर्तगाल जब आए उस समय भी था. इतना ही है क्या? हजारों लाखों साल पहले ही भारत राष्ट्र की कंसेप्ट यहाँ थे. भारत किसका? समुद्र पर्यंत एक रात, ये कंसेप्ट कहाँ से आए? समुद्र तक भारत का जो स्थिति, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारतीय प्रसंतति. हिमालय से दक्षिण, समुद्र से उत्तर, इस भूभाग का नाम है भारत. यहाँ के रहने वाले लोगों के नाम है भारतीय. इसके भी पहले हमारे प्राचीन पहला साहित्य वेद क्या कहा है इस राष्ट्र के बारे में? आप कई बार सुने होंगे, भद्र निच्छन्द ऋषय स्वरूपी ततमो दीक्षामुपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातम् तदस्मै देवान् नमन्तु. सभी देवता लोगों ने इस राष्ट्र को नमन करते हैं. क्यों? ऋषि पूर्वजों ने तप किया. काय के लिए तप किया? सामान्यतः लोग तप करते हैं, काम करते हैं, पॉलिटिकल काम भी करते हैं. मेरी बेटी प्रधानमंत्री बनना, मैंने
बेटी के बेटा बनना चाहिए, बेटे के बेटा कामकाज के काम में कुछ नहीं है तो भी हो सकते है तो उनको भी बनना चाहिए। ऐसा सोच रखकर तप करने वाले लोग बहुत है हमारे देश में। लेकिन हमारे पूर्वज ऋषियों ने तप किया काय के लिए? पूरे विश्व के भलाई के, भद्रम छंद ऋषयस्व भद्रता, पूरे विश्व के भद्रता, टोटल वेलफेयर फॉर द होल ह्यूमैनिटी, नॉट ओनली ह्यूमैनिटी, बाकी आपका क्वाड्रपेट्स का हो, बर्ड्स का हो, पर्वत का हो, नदी का हो, समुद्र का हो, आकाश का हो, वायु का हो, सब पे भलाई, सबकी वायु शांति, आपस शांति, ये हमारा लक्ष्य। सो ऐसे तप करने वाले ऋषि लोगों के मन से निकले हुए राष्ट्र ऐसा करते हैं। इसका मतलब उनके मन से आया, बाहर आ गया राष्ट्र, ऐसा नहीं। उस प्रकार के सोच से भारत बन गया, त्याग से, तप से, सेवा से। इसको रिपीट करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने बताया, renunciation and service are the twin ideals which make my nation. If you want to strengthen this nation, strengthen in those channels and thus will take care of itself. तप, त्याग और सेवा ये भारत के आदर्श है। आपको अगर भारत को शक्तिशाली बनाना है तो उस चैनल से काम करना। बी चैनल और एन चैनल फॉलो करने से हो नहीं सकता है। भारत शक्तिशाली नहीं बनेगा। शक्तिशाली बनाना है तो उस चैनल यानी प्रोनंसिएशन एंड सर्विस के चैनल से जाना चाहिए। दैट मींस वेद काल से इस राष्ट्र में, कहने का मतलब ऐसे एक राष्ट्र होने के नाते भारत के अंदर उस राष्ट्र के स्वत्व के ऊपर, स्व के ऊपर, सेल्फहुड के ऊपर, स्वधर्म के ऊपर कभी भी समय पर आक्रमण हुआ है तो उसके खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन भी हुआ है। एक नैरेटिव भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम संबंधित चलता है। मैं तीसरा पेज में आ रहा हूं। एक नैरेटिव, एक आख्यान ऐसा है, विमर्श। भारत के स्वतंत्रता संग्राम यानी एक अभी अभी शुरू हुआ, क्योंकि भारत नहीं थे ना। भारत है तो भारत के स्वतंत्र, भारत की ब्रिटेन आने के बाद ही शुरू हुआ। इसलिए कब शुरू हुआ? कुछ लोग कहते हैं 1885 में शुरू हुआ। 1885 का इंपॉर्टेंस क्या है? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू हुआ। कौन शुरू किया? एक एलन ऑक्टेवियन क्यों एक ब्रिटेन व्यक्ति क्यों शुरू किया? भारत के अंदर स्वतंत्रता विचार और एक भाव, इतना एक बड़ा प्रेशर इस रूप में भर रहा है, फील हो रहा है। किसी भी मोमेंट पर अच्छा एक नेतृत्व आ गया है तो किसी भी मोमेंट पर इसका इरप्शन हो जाएगा। एक वोल्कानो जैसा, एक ज्वालामुखी जैसा भारत के अंदर स्वतंत्रता के मोह का इरप्शन हो जाएगा। वो लावा प्रवाह में पूरा ब्रिटेन ही भर जाएंगे, ऐसा उनको मालूम हो जाएगा। ऐसा प्रेशर किसी मशीन में ज्यादा हो गया है तो उसमें प्रेशर रिलीज करने के लिए कुछ रिलीज वाल्व लगते हैं। कांग्रेस स्थापना के रात को, स्थापना करने के उसी रात को एलन ऑक्टेवियन ने एक लेटर लिखा उनके परिवार में, टुडे आई फाउंड ए सेफ्टी वाल्व, कैसा बताया? प्रेशर रिलीज करने, ज्यादा प्रेशर हो गया है तो इट विल इरप्ट लाइक इट। यही था कांग्रेस पर लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, महर्षि अरविंदो, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर मुंजे जैसे लोग जब कांग्रेस के अंदर आ गया तब जाकर कांग्रेस का स्वरूप बदल गया। फ्रीडम इज माय बर्थराइट एंड आई विल हैव इट, ऐसा कहने वाले लोकमान्य तिलक। स्वराज मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, आपकी उदारता नहीं है, आप अगर नहीं दिए तो आपसे मैं खींच लूंगा, ऐसा कहने वाला लोकमान्य तिलक, उनके फॉलोअर्स क्रांतिकारी। इसके वजह से कांग्रेस का छवि, चेहरा बदल गया। दैट्स डिफरेंट स्टोरी। ओके, सो कुछ लोग कहते हैं 1880 में क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया, तब जाकर इंडियन नेशनल एक प्रकार से मौजूद हो गया, वो प्रस्तुत हो गया, तब जाकर ऐसा है तो सन्यासी रेबेलियन कहाँ है? कहाँ आप जोड़ेंगे? कौन सी कॉलम में रखेंगे सन्यासी रेबेलियन को? 1857 के पहले हुआ था सन्यासी रेबेलियन, अगेंस्ट हुम? आपस में लड़ने वाला नहीं थे, वो तो ब्रिटेन के खिलाफ हुआ। कुका आंदोलन कब हुआ? कांग्रेस स्थापना के पहले हुआ था। राम सिंह कुका ने पंजाब के अंदर स्वदेशी आंदोलन पहले शुरू किया, राम सिंह कुका। आपके महाराष्ट्र के अंदर वासुदेव बलवंत फड़के क्या कांग्रेस से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता संग्राम किया है क्या? वासुदेव बलवंत फड़के
बलवंत फड़के जी का एक पिक्चर देखा है तो एक प्रकार से सोई तुझे एक डाकू जैसा है, गाड़ी वगैरह है, कई हाथ में एक राइफल है, जानबूझकर ऐसा छवि बनाते हैं। वास्तव बलवंत फड़के केवल हथियार लेकर लड़ाई करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो कलम लेकर बुद्धि के क्षेत्र में भी लड़ाई किया। शिक्षा क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी कौन शुरू किया है, और उनके जो एरिया में उन्होंने पुणे के परिसर में एक साबुन फैक्ट्री भी शुरू किया था, क्योंकि इंडस्ट्रियल फ्रीडम भी होना चाहिए, आर्थिक फ्रीडम के लिए भी और बौद्धिक फ्रीडम शिक्षा के क्षेत्र में भी। एक में साथ में ये जोड़ दिया बस उतना है। मतलब वास्तव बलवंत फड़के, राम सिंह कुक्का, सन्यासी रेबेलियन 1857, फिर भी एक शक है, कुछ लोग कहते हैं 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप लोगों को भी लगता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है क्या? पढ़ा है। ये क्यों पढ़ा है, इसके बारे में सोचा है क्या? ये बहुत वीर सावरकर ने लिखा है क्या ऐसा? सावरकर जी का पुस्तक आपके पास ओरिजिनल पुस्तक होंगे, मराठी में उन्होंने लिखा है, मैंने अंग्रेजी में देखा, सबसे पहले कॉपी का जो कवर देखा, कहीं पर उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नहीं लिखा, वरना 1857 वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऐसा लिखा। सावरकर जी अच्छे इतिहासकार थे, उनको मालूम था उसके पहले ही पूरे भारत में बहुत सारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुए। अभी दक्षिण में केरल में 1800 की शुरुआत में पड़ोसी राजा का आंदोलन हुआ, सालों भर उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध किया, प्रत्येक लेटर उन्होंने पत्र लिखकर ब्रिटेन के खिलाफ पत्र लिखकर सभी पत्रों में श्री कृष्ण जय ऐसा लिखा। श्री कृष्ण क्या पड़ोसी राजा का कोई रिश्तेदार था क्या? पूरे भारत के सत्य के प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में श्री कृष्ण जी का नाम लेकर उन्होंने युद्ध किया पड़ोसी राजा के युद्ध समाप्त होने के बाद भी वहां के वनवासी बंधु, जनजाति बंधु, कुरुचिया कहते हैं केरल के अंदर, कुरुचिया ट्राइबल कम्युनिटी, 10 साल लगातार कुरुचिया वार किया ब्रिटेन के खिलाफ। 1857 अगर फर्स्ट है तो ये कहां हो जाएगा 50 साल पहले। केरल का ही, मैंने इसलिए केरल का उदाहरण बता रहा हूँ, मैं केरल से हूँ इसलिए नहीं है, ये कहने का दूसरा कारण है, दूसरा भी एक कारण है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहला ये वेस्टर्नर्स कहाँ आए? महाराष्ट्र में आए। वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट भारत के अंदर कहाँ आए? केरला में आए, केरला में है, कालीकट में आए 1498 15th सेंचुरी के 15वीं शती के अंदर पुर्तगाल के रूप में, पुर्तगाल वास्को द गामा के नेतृत्व में आए। उसके बाद डच आए, उसके बाद फ्रेंच आए, उसके बाद ही इंग्लैंड आए। इंग्लैंड बाद में आए, वो भी इंग्लैंड का भी प्रवेश मुंबई के शहर से लेकर वो आए, फिर बंगाल तक गए, प्लासी युद्ध में भाग लिया वगैरह वगैरह, तो आपको सभी को मालूम। इसलिए दक्षिण से ये वेस्टर्नर्स का आक्रमण हुआ, इसलिए वहां प्रतिशोध कहां कैसे हुआ, इसके उदाहरण में मैंने वेलकम का उदाहरण। सो फॉरेन इन्वेशन भारत के अंदर कब शुरू हुआ, तब से लेकर प्रतिशोध भी हुआ है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम ऐतिहासिक है, लैंडमार्क एजुकेशन है, ऐसा कहने का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन आप लोगों ने आपके भाषणों में, आपके बातचीत में, आपके लेखनों के द्वारा बताने की आवश्यकता है। जब फॉरेन कॉलोनियलिस्ट भारत के अंदर सेट फुट किया, तब जाकर हमने प्रतिशोध। ठीक है, पहले दिन हुआ है क्या ऐसा पूछेंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा सोच क्या है, बाहर से कोई आ गया है तो कैसा उनके साथ व्यवहार करते हैं, अतिथि देवो भव, कोई आ गया है तो भी हमने सोचा ट्रेड के लिए आए हैं वो, ऐसा है ना। अभी भी ऐसा भी एक विचार है, हम भी ऐसा ही करते हैं भाषणों में, हमेशा बड़े बड़े नेताओं के भाषण ट्रेड के लिए आए, बाद में पॉलिटिकल लीडरशिप बाद में ले लिया। इसमें कितने मात्रा में सच है, ये भी एक नैरेटिव है, इट इन्फ्लुएंस दैट आल्सो। हाँ, ट्रेड करके यहाँ से चोरी करने के लिए वो आए हैं, लेकिन मेन पर्पस मेरे ख्याल से मेन पर्पस वाज नॉट ट्रेड, ट्रेड वाज ओनली अ सबऑर्डिनेट पर्पस, सब्सिडियरी पर्पस। मेन पर्पस वाज इवेंजलाइजेशन। अदरवाइज मेरा क्वेश्चन है,
वास्को द गामा जो मेरे केरल नहीं, आप सभी का है, केरल के अंदर आए। कई बार मैंने बीएचयू के स्पीच में 2-3 बार मेरा केरल ऐसा बताया। बाद में एक विद्यार्थी ने आकर मैं हमारा भी है, आप क्यों मेरा करती, इसलिए मैं करती। वहां जो जब आए थे उनके जहाज के अंदर पादरी लोग भी थे। ट्रेड के लिए आ रहे हैं तो फिर पादरी की जरूरत है। अगर वास्को ड गामा को प्रार्थना करना है तो एक पादरी पर्याप्त था, लेकिन एक सेना भी थे पादरियों के। कि आप लोग सुबह ट्रेड करने के लिए, पालक खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। आप उस समय बाजार में आप आपके पुजारी को भी लेकर जाते हैं, आसपास के मंदिर के, जरा आइए पुरोहित जी, गुरु जी हमारे मेरे को पालक कौन सा खरीदना है यह बताना चाहिए। ऐसा ना कहीं ट्रेड पादरी का क्या संबंध है? पादरियों के हाथ में साथ फुल बाइबल्स क्यों लेकर आए? इसके साथ क्रूस भी लेकर, अगर केरल में क्रूस बनाने में दिक्कत है तो क्रूस भी लेकर आए थे। क्यों आए? का कारण 1494-95 की घटना, क्योंकि उस समय क्रिस्तीय फोर्स पूरे विश्व में शक्तिशाली बन रहे थे। मेजर फोर्सेस स्पेन और पुर्तगाल थे, क्रिश्चियन डायनास्टीज। दे वर warring each other to get control over other nations. नए नेशंस के ऊपर कब्जा करने के लिए ये दोनों आपस में लड़ते थे। सामान्यतः किसी परिवार में बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में लड़ाई जमीन को लेकर हुआ है तो पिताजी बुला के नहीं ऐसा पार्टीशन करेंगे, झगड़ा ऐसा करते हैं ना। इसलिए 1495 में उस प्रकार का एक पार्टीशन हुआ। पार्टीशन हेरिडेटरी प्रॉपर्टी इस रूप में मारपापा ने, पोप ने, स्पेन के एक शहर है टॉर्डिसेलस, शहर का नाम है टॉर्डिसेलस, TORDESAELLIES, टॉर्डिसेलस। इसको इतिहास में टॉर्डिसेलस ट्रीटी कहते हैं। एक देश के दो जगह पर स्पेन और पुर्तगाल को उठाया और बताया आप क्यों आपस में लड़ते हैं? कितने देश है, कितने भी देश है, इसलिए स्पेन जरा वेस्ट में जाओ। ने पृथ्वी के अर्थ का वेस्ट पूरा आपका है, ईस्ट पुर्तगाल का है। आसिफिटियोसिस हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। और बेचारे उनके मन में दूसरा भी एक कारण है, पृथ्वी गोलाकृति है ऐसा सोच बिल्कुल क्रिश्चियन वर्ल्ड में नहीं था। इट इज अ फ्लैट प्लैनेट। इसलिए कभी भी ये स्पेन और पुर्तगाल आपस में लड़ने वाले ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं ऐसा सोचा था, लेकिन 2-3 साल के अंदर ये दोनों मिला, क्योंकि ये गोलाकृति है ना, वो दूसरा विषय। इसलिए पोप के अध्यक्षता में हुए टॉर्डिसेलस ट्रीटी के अंतर्गत एक डिसीजन के रूप में स्पेन गए वेस्ट में, पुर्तगाल गए ईस्ट में। That was the reason. That means evangelization और religious fanatism इसके पीछे थी। जब केरल के जो सत्ताधारी राजा समूरी, उनको मन में लगा वहां के सामान्य जन को भी मालूम हो गया इनका मेन पर्पस दूसरा है, केवल ट्रेड, आदान प्रदान, गिव एंड टेक, आपको भी कुछ मिलेगा, हमको भी मुनाफा मिलेगा, आपको भी मुनाफा। इस ये प्रकार का खेल नहीं है, ये हमारे स्वधर्म के ऊपर आक्रमण करने के लिए भी आया है, हमारे सत्व के विनाश के लिए भी आया है। तब जाकर संघर्ष प्रारंभ हुआ। That means on the when they set foot their dirty feet on dirty leg on our land, उस समय ही प्रतिशोध रेस्पॉन्स पाया। मतलब क्या है? भारत की स्वतंत्रता संग्राम से लॉन्ग वेरी लॉन्ग ये हम देखने की आवश्यकता है। छोटा वाला कोई एक हिस्सा नहीं, छोटा ऐसा बताए तो knowingly or unknowingly you are agreeing to their narrative that Bharat was never a nation. That's the main problem. ये समझने की जरूरत है। दूसरा एक नैरेटिव है, ये भी आप इससे भी बहुत ज्यादा उदाहरण आप ले सकते हैं। अभी देखिए पुर्तगाल के जो कहानी मैंने बताया, पुर्तगाल ने मलबार के ऊपर, कैलिकट के ऊपर हमला किया, उसके साथ साथ मैंगलोर के आसपास के उल्लाल के ऊपर आक्रमण किया। मंगलूर देश, मंगलूर सुने ना, वो पोर्ट उन्होंने कब्जे में ले लिया, लूटपाट प्रारंभ किया। उस समय उल्लाल देश के राजा थे, वो राजा ने युद्ध करने के लिए पहला कोशिश किया, लेकिन बाद में पुर्तगाल का अलग अलग चाल थे, उन्होंने पैसा देकर राजा को साथ में ले लिया। उस समय उल्लाल के जो सत्ता रानी ने स्वयं हाथ में ली। पतिदेव तो पुर्तगाल के साथ थे। उस समय कुछ लोगों ने बताना प्रारंभ किया, देखिए भारत के महिलाओं के एक ही कर्म है, पत्नी धर्म का पालन।
पत्नी धर्म यानी पति अगर मर गया है तो चिता में, अगर शत्रु के साथ गया है तो शत्रु के साथ, आप भी जाना चाहिए। लेकिन उल्लाल के जो रानी अकबर का एक कहानी सही में महिलाओं के योगदान के बारे में बताने के समय 16वीं सेंचुरी की शुरुआत की कहानी में कह रहा हूँ। 16वीं सेंचुरी की शुरुआत की रानी अब्बका ने बताया, मेरे सनातन धर्म, भारत के धर्म मेरे को सिखाया दूसरा, पत्नी धर्म से भी बड़ा है देश धर्म, देश अगर खतरे में है तो। इसलिए मैं देश धर्म को पालन करते हुए ये पुर्तगाल विदेशी परधर्मी पराये लोगों के खिलाफ युद्ध करते, उन्होंने आह्वान किया, कॉल किया, युद्ध पालन किया, कंटिन्यूअस युद्ध। समुद्र के अंदर भी जाकर रानी अब्बका ने महिलाओं के बोझ बनाया उन्होंने, महिला सेना नायिकाओं के नेतृत्व में पुरुष लोग लड़े। It was quite natural at that point of time because भारत के अंदर महिलाओं को द्वैम दर्जा नहीं देते थे, समान दर्जे थे, कहीं कहीं जरा ज्यादा भी था। वेद से लेकर देखा है तो सब बातें मालूम। ये क्यों बताते हैं? एक और नरेगी ये लोग चलाते हैं, ब्रिटेन और अन्य वेस्टर्न कॉलोनियल फोर्सेस भारत के अंदर आने के बाद ही महिलाओं को समान दर्जा मिला भारत के अंदर। अब तक मृग समान जीवन जीत रहे थे। उन्होंने सोचा उनके जैसा है हम भी। उनका सोच क्या है? जब रानी अब्बका महिलाओं के फौज बना के ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करते थे, उस समय ये ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन जैसे विदेशी कुश्तीय देश में महिलाओं के स्टैंडर्ड क्या था? Do you remember? They were discussing in their big churches whether women can be considered as human being. Human being है क्या महिला? क्योंकि उनके सोच के अनुसार पुरुषों को एक प्रकार से फंसाने वाला कौन है? पाप करने के प्रेरणा कौन दिए हैं? इसलिए they are thinking that women are not persons even, व्यक्ति नहीं, इसलिए आत्मा नहीं। क्रिश्चियन देश में महिला उनका आत्मा नहीं। इस चर्चा जरा आगे बढ़ने के समय इसलिए उन्होंने 20वीं शताब्दी के 18 साल बाद भी 1918 तक वोटिंग राइट भी नहीं दिया, लेकिन 29 इयर्स बाद भारत को स्वतंत्रता मिले उसी वक्त महिलाओं को वोटिंग पावर मिला है ना। जब इलेक्शन प्रारंभ हुआ तब से लेकर हमारे यहाँ वोटिंग पावर है, लेकिन उन्होंने 1918 तक, कारण क्या है? They were not considering women as persons, human beings। कुछ लोगों ने बताया ये भी सच नहीं है, आप आत्मा नहीं, महिलाओं के लिए ऐसा कहना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। इसका कारण ही क्या है? ईसा मसीह के माता भी एक महिला थी ना, ठीक है, ऐसा है तो आधा आत्मा दे सकते, आधा। ये पुरुष के बेटर हाफ कहने का कारण भी वही है, काफी है, आधा आधा। और इस प्रकार सोच रखने वाले लोग हमारे यहाँ आकर महिलाओं के समान दर्जा दिया है। हमारे यहाँ रानी अब्बका के वेलु नाचियार थे शिवगंगा में, ठीक है। इस प्रकार के कहानी आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए। आई कुड स्टिल ऑल्ड ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटेन और आरकोट नवाब, निजाम जैसे श्रीमंत नवाबों में एक था आरकोट नवाब, तमिलनाडु। ये दोनों मिलकर शिवगंगा करके एक छोटे राज्य के ऊपर आक्रमण किया। शिवगंगा वैसे बेल्टी छोटा है तो भी रामेश्वरम के बगल में आते हैं, रामेश्वर आप सुने होंगे, शिवगंगा। वहां भी उस जमाने में एक रानी थी, के नाम है वेलु नाचियार। She was considered to be the beautiful woman at that point of time in India history, but she was equally ferocious, equally courageous, एक प्रकार से धीरांगना। उन्होंने जबरदस्त युद्ध किया, उनके पास भी महिलाओं के विंग थी और शिवगंगा राज्य के जासूसी एजेंसी भी महिलाओं के पास थी। उसके हेड थी कुइली करके एक फाइटर, कुइली चीज। ये जाति बताना हमारे जो तरीका नहीं है, फिर भी आजकल ये नैरेटिव वार में बताना पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तमिलनाडु के उस एरिया के सबसे पिछड़े हुए जाति वर्ग से आए हुए महिला की कुइली, नाम कुइली, अंग्रेजी में लिखा है तो KUYILI, कुइली। युद्ध प्रारंभ हुआ, वेलु नाचियार और उनके बाकी सेना मिलकर ब्रिटेन और आरकोट नवाब को कई बार हराए, लेकिन विद इन नॉट टाइम दे विद रीइंफोर्स्ड फोर्सेस, नया हथियार लेकर, नया बारूद लेकर फिर से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं।
इसलिए तो परमानेंट जीत नहीं हो सकते ऐसा सोचा। फिर कुइली के नेतृत्व में जासूसी एजेंसी फिर से इकट्ठा हो गया। दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। तब जाकर पता चला इंग्लैंड को आकट नवाब ने दिए हुए एक एरिया पर एक सीक्रेट फोर्ट के अंदर बारूद का बहुत बड़ा जमाव, बहुत बड़ा। इसके विनाश करते बिना जीत नहीं सकते। कुइली ने स्वयं तय किया था, टाइम शी वाज ओनली 22 ईयर ओल्ड। पूरे शरीर में घी जैसा इन्फ्लेमेबल लिक्विड से उन्होंने स्नान किया पूरे शरीर। फिर घोड़े के ऊपर एक बिजली जैसा, एक हाथ में मशाल दूसरे हाथ में खड्गे लेकर एक दुर्गा के जैसा उन्होंने वहां तक दौड़ा और बीच में रोकने के लिए कोशिश किया। सभी को हत्या करके उन्होंने स्वयं उस आर्मामेंट डिपो के आयुध भंडार के अंदर टुकड़े शरीर को जलाया। उन्होंने स्वयं एक्सप्लोड किया और पूरा आर्मामेंट डिब्बा को एक्सप्लोड किया। Her name is Kuili and she is being celebrated as the first human suicide bomber of Indian independence. इसलिए इस प्रकार के युद्ध हुआ था। 1885 के बाद भी नहीं, 1857 के बाद भी नहीं, पहले। एक और नैरेटिव मैंने जो बताया महिलाओं के दर्जा के बारे में, वो भी उस समय। तीसरा एक नैरेटिव ऐसा ये लोग कहते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, सामान्यतः वो लोग लिखते हैं, देखिए ये प्रेडोमिनेंटली इट वाज अ नॉर्थ इंडियन अफेयर। सही में आप लोगों को थोड़ा आनंद आ जाएगा क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया के हैं, लेकिन बेचारे मैं क्या करूं, मेरे को कोई योगदान नहीं थे क्या मेरे पूर्वजों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में? नॉर्थ ईस्ट को कोई योगदान नहीं, ऐसा भी कहते हैं लोग। क्यों? कहने के पीछे क्या कारण? इसके साथ वो लोग कहते हैं इट वाज प्रेडोमिनेंटली लेड बाय सवर्णा लोग। ये हम सवर्ण कितने लोग आए बैठे हैं, वो लोगों को बहुत आनंद आ जाए, ठीक है भारत को स्वतंत्रता दिलवाने का काम हमने किया। इसके साथ ये भी कहते हैं इट वाज प्रेडोमिनेंटली एक अर्बन सेंटर्ड वन, यानी शहर केंद्रित था। नागपुर के लोग है ना, आनंद आने की कोई खूब संभावना है क्योंकि हम शहर में रहते हैं। पांचवा वो बताते हैं ये एक प्रकार से मेल डोमिनेटेड है, हम बैठे हुए मेल लोगों को भी आनंद आ जाएगा, पुरुष लोग इसका नेतृत्व किया। इसमें 2-3 नैरेटिव को मैंने उत्तर दिया है। महिला कितने पार्टिसिपेट किया है, साउथ का पार्टिसिपेशन क्या था, शुरुआत पर साउथ से हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, वो पहले ही हुआ था। केवल इंग्लिश कॉलोनियलिस्ट के खिलाफ नहीं, मुगल कॉलोनियलिस्ट के खिलाफ भी सबसे सुंदर सक्सेसफुल वार कौन किया है? आसाम ने किया है। नॉर्थ ईस्ट कभी भी मुगल के पीछे नहीं गया, नीचे नहीं गया है। औरंगजेब के सैन्य को हराने वाले लाजित बड़फुकन, हाँ सरायघाट युद्ध उत्तम महत्वपूर्ण युद्ध है, लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में ये सब नहीं है। अहम डायनास्टी के बारे में भी हम सीखते नहीं, पढ़ते नहीं है। हम तो केवल मुगल डायनास्टी के बारे में सीखते हैं। कितने साल है भैया ये मुगल डायनास्टी का काल देख के, मुश्किल से 200, मुश्किल से मैं बता रहा हूँ 200 भी नहीं है, इतना ही है। दक्षिण के चोला डायनास्टी का काल देख के कितना है? 15,000 भी नहीं है जी। अभी आप कलिकाल चोल के कालखंड लिया है तो इट वाज 200 AD है, 201 का है कलिकाल चोला। He was the person who constructed Kallanai. Kallanai means stone dam, which is still existing. Still existing. It was constructed across a flowing river Kaveri. बहने वाले बहते हुए कावेरी के क्रॉस में बनाया 1800 years. He was one of the illustrious leaders and kings of Chola dynasty. उसी चोला डिनास्टी में राजेंद्र चोला और राजराज चोला जैसे लोग हैं। दक्षिण से वो आए गंगा के तट तक, गंगा से गंगा नदी लेकर सोने के कुंभ में भर के सर पे रखकर दक्षिण में लेकर गया। तिरुचिरापल्ली केवल नहीं पूरे दक्षिण में छिड़काया, और इसलिए राजेंद्र चोल को दूसरा एक नाम भी मिला, गंगई कोंडा चोलन। तमिल में गंगई कोंडा मीन्स वन हु होल्ड्स गंगा, गंगा को सर में लेकर आए। हिमालय तक ये है चोला डायनास्टी के। मैसूर डायनास्टी के बारे में कहां पढ़ते हैं आप लोग? मिडिल एज के बारे में बताने के समय में हिस्ट्री स्टूडेंट्स कौन कौन है, जरा हाथ ऊपर करिए। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स
आपको पूरा साइंस है क्या मराठी? ठीक है, लेकिन 10वीं तक इसमें पढ़े हुए है ना। 10वीं तक के जो पढ़ाई में आप आहम डायनास्टी के बारे में, ट्रावनकूर डायनास्टी के बारे में, वेनाड के बारे में, चोल के बारे में, पांड्य के बारे में, चेरा के बारे में, मैसूर डायनास्टी के बारे में, इवन मराठा डायनास्टी चाहे तो थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कौन सा डायनास्टी के बारे में आप सीखते हैं? मुगल डायनास्टी। यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को मालूम है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो लोगों के नाम सभी को मालूम है, उनके कालखंड भी मालूम है। लेकिन चोल के बारे में, मराठा डायनास्टी के बारे में भी मैं ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, छोटे बच्चों को मैं पूछ रहा हूँ। पेशवास के बारे में दिल्ली तक गए हुए सही में मुगल डायनास्टी के अंतिम राजा को बालाजी राव के जो एक प्रकार से सहायता से उनके छत्र छाया में लिए किए, इतने लोग नहीं है। मैं वही बता रहा हूं, नहीं। सो ये एक अच्छा मौका ये क्वेश्चन उठाने का, खास तौर पे यहाँ आए हुए युवा विद्यार्थी लोग, हमको सीखना है ये कस्टमर्स बताना चाहिए ना कौन से चीज आपको चाहिए, है ना। अभी विद्यार्थी लोग हैं कस्टमर्स, हमको अच्छे हिस्ट्री सीखना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छे हिस्ट्री सीखना चाहिए, मुझे इस समय उठाने का अच्छा मौका है, इस दृष्टि को देखना चाहिए। सो मेरे कहने के मतलब पूरे भारत में संघर्ष हुआ था, पूरे भारत में। अनदर नैरेटिव जो बताया शहर केंद्रित नहीं था, देहातों में संघर्ष हुआ। मैं केरल का उदाहरण बताया, वायनाड के अंदर कुरिचिया लोगों ने युद्ध किया, भील वंशजों ने युद्ध किया, पूज्य स्वामी गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में भील वंशजों ने कितना जबरदस्त संघर्ष किया राजस्थान के अंदर ब्रिटेन के खिलाफ। जरा सा आप ढूंढ लीजिए, इसके कहानियां आपको मिलते हैं, वो बताना चाहिए। मानगढ़ जैसे एक जगह पर ये दूसरा एक और प्रकार का नैरेटिव का उत्तर भी है। सामान्यतः ये लोग कहते हैं, इसको अंधानुकार अनुकर्ता लोगों ने भी बताते हैं। सही में देखिए, ब्रिटेन लोग एक प्रकार से जनरस लोग, अच्छे लोग। हाँ, एक प्रकार के एक स्पेलिंग मिस्टेक जैसा जालियनवाला बाग हुआ, जालियनवाला वो डायर तो थोड़ा पागल था इसलिए किया था। सही में वो लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा है ना, क्रूरता नहीं करते, इसलिए है ना आपके अहिंसा सत्याग्रह सब जीत लिया। अदरवाइज ये लोग गांधी जी के ऊपर गोली चलाए तो आपको स्वतंत्रता कैसे मिलती? ये भी सही है क्या? भारत के स्वतंत्रता केवल अहिंसा सत्याग्रह से मिला है क्या? सही में अभी आप इसमें मैं बता रहा हूँ, लेकिन पब्लिक स्पीचेस में कितने मात्रा में उपयोग करना आप सोचना चाहिए। क्लेमेंट एटले 1952 में भारत का संदर्शन किया, भारत के अंदर आए प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन 1950 स्वतंत्रता मिलने के बाद। उस समय बंगाल में कोलकाता में उनका स्वागत था। वहां के जो गवर्नर आए इंचार्ज चीफ जस्टिस भी थे, गवर्नर भी थे, उन्होंने उनके साथ तो वार्तालाप किया, चाय के बाद। बीच में गवर्नर साहब ने एटले को पूछा, आखिर भाई साहब आप क्यों गए भारत से, भारत के वापस जाने का कारण क्या है? उस समय उन्होंने स्ट्रांगली बताया, बिकॉज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र, बिकॉज ऑफ INA, because of the unrestness created in the naval force and army forces, we came to know that we can't stay here more. क्योंकि भारत के अंदर सैन्य नहीं है तो कैसे करेंगे? इतने अनरेस्टनेस क्रिएट किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की जगह जगह पर क्रांतिकारी विचार जल रहा है, ये हमको मालूम हो गया। इसलिए ये एटले ने केवल नहीं बताया, एटले के पहले ही लिखा है, बंगाल में बैठे हुए गवर्नर जनरल ने ब्रिटेन को लेटर लिखा, डर के मारे सो नहीं सकते हैं रात को, डर के मारे। बंग विरोधी आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों के आगे बढ़ने का तरीका देकर बताया, वी कांट स्लीप, वी वांट टू सेंड बैक आवर वुमेन टू इंग्लैंड, व्हाट विल हैपन वेरी नेक्स्ट डे और वेरी नेक्स्ट आवर, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, एट एनी मोमेंट एनीथिंग कैन हैपन। सो स्वयं एटले ने बताया, क्लेमेंट एटले ने बताया, बिकॉज ऑफ क्रांतिकारियों ने। दूसरा एक बात है, ये तो गवर्नर साहब ने उन्होंने स्वयं लिखा है, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ। बाद में उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, इसका
मतलब ये अहिंसा, इसके नॉन वायलेंट एजुकेशन, इसका क्या योगदान था, कितने मात्रा में? उन्होंने थोड़ी धीमी आवाज में एक शब्द प्रयोग किया, मिनिमल। मिनिमल, न्यूनतम, बहुत कम है। ठीक है, हम ऐसा किसी के प्रयास को नीचे करके दिखाने के लिए हम कार्यक्रम नहीं करते, लेकिन सोच पक्का होना चाहिए क्रांतिकारियों के काम के बाद। इसलिए यहाँ के जो एक प्रकार के नैरेटिव चलाने वाले लोग सामान्यतः कहते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम प्रिडोमिनेंटली एक प्रकार से अहिंसा सत्याग्रह था। ये प्रेशर था, हिस्ट्री राइट लिखने वाले लोगों के ऊपर भी प्रेशर था। मैं सुबह भी बताया था, आपस में शेयर कर दीजिए वो डिटेल्स। आरसी मजूमदार स्वयं बताया, शीर्षस्थ पॉलिटिकल लीडर्स ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला है, इस प्रकार के हिस्ट्री लिखना, नॉन वायलेंट तरीके से हमको स्वतंत्रता मिलेगी। सो ये सब नैरेटिव को ठीक तरह से समाज के सम्मुख रखने का अवसर भी है। इस विषय के जो मैं 5-10 मिनट में ये समाप्त करूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए हम पूछेंगे। कुछ लोगों को ट्रेन पकड़ना है, ऐसे लोग चाय के समय अनुमति से जा भी सकते हैं, बाकी लोग बैठ लीजिए। और एक बात, ये स्वतंत्रता संग्राम की मूल प्रेरणा क्या थी? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सामान्यतः उत्तर क्या मिलते हैं आपको? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पावर। झांसी रानी क्यों लड़े हैं? लड़ने के पीछे का कारण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने लाया, उसकी वजह से स्वयं का राज्य खो गया, इसको वापस लेने के लिए संघर्ष किया। दैट मीन्स पॉलिटिकल मोटिव, राजनैतिक आकांक्षा, इसके लिए युद्ध होता। अगर देखा है तो भारत के झांसी रानी का जो बात तो अलग है, उन्होंने भी स्वयं लेटर लिखा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, गीता वाक्य को उद्धरण करते हुए जैक्सन जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स को झांसी रानी ने स्वयं लेटर लिखा है, मेरा युद्ध का उद्देश्य क्या है। एक प्रकार से भारत के मूल सोच को लेकर मैं युद्ध कर रहा हूँ। देखिए, तर्क के लिए, डिबेट के लिए हम मानते हैं झांसी रानी के लिए। ऐसा है तो तात्या टोपे ने क्यों युद्ध किया? कौन से राज्य के लिए युद्ध किया? उनके पास कौन सा राज्य था? झांसी रानी जाने के बाद, राव साहेब जाने के साथ, नाना साहेब जाने के बाद, कुंवर सिंह ने उनका जो युद्ध सब समाप्त करके वीर गति प्राप्त करने के बाद भी तात्या टोपे ने पूरे भारत के उत्तर भारत में खास तौर पर ब्रिटिश लोगों को कितना परेशान कर दिया तात्या टोपे ने। क्यों? व्हाट वाज द रीजन? ही वाज अ सामान्य सोल्जर थे। द मूल प्रेरणा समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। 1857 के पहले 1856 में हरिद्वार में कुंभ हुआ। हरिद्वार में कुंभ, उस कुंभ में दयानंद सरस्वती स्वामी जी के पूर्वाश्रम के नाम थे फूलचंद। फूलचंद के 2 पीढ़ी के गुरुओं के, सन्यासियों के सानिध्य थे वो कुंभ में। वहां आए हुए युवा देशभक्तों के बीच में एक प्रकार का बौद्धिक कुंभ किया, वैचारिक कुंभ किया दयानंद सरस्वती और सन्यासी लोग। वहां से प्रेरणा लेकर 1857 का प्रारंभ हुआ। कुछ लोग कहते हैं 1857 एक दिन में कतरी काट कर खोलने के लिए बताए, तब जाकर कुछ सैनिकों को मालूम हो गया इसमें गाय का क्या है, हाँ ये है फैट है, इसलिए गाय गो माता के मांस को मैंने ये कर दिया। इसके विचार आ गया, विकार आ गया, भावुक होकर युद्ध प्रारंभ किया है। एक प्रकार से एक ऊंट का कहानी, अरबी लोगों का एक ऊंट की कहानी, कैमल्स का। 2 अरेबियन ट्रेडर्स एक रेगिस्तान से ऊंट को लेकर चल रहे थे। उनके ऊपर खास के बड़ा बड़ा बंडल्स था। धूप ज्यादा हो गया, लेकिन नागपुर के जैसा हुआ है कि पता नहीं, लेकिन वो धूप हो गया, इसलिए विश्राम के लिए उन्होंने छोटा टेंट बना के वहां विश्राम कर रहे थे। उस समय बीच में एक खेल मजाक से एक अरब व्यक्ति ने दूसरे को पूछा, देखिए ये कोई ऊंट को कितना वेट खास वहन कर सकते हैं? अभी तक हमने इसको वेट नापा नहीं है, आज तो करेंगे। इसलिए दोनों को बीच में ऐसा कर दिया। उन्होंने एक बंडल रखना प्रारंभ किया। एक ऊंट बेचारे, एक ऊंट के ऊपर, एक कैमल के ऊपर एक बंडल रखा। दोनों ऊंट के ऊपर कितना खास का बंडल थे, इसका लगभग 75% एक ऊंट के ऊपर रखा। उस समय इनको पता चला लगभग लिमिट पर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक खास रखना प्रारंभ किया। इसके बाद वेट ठीक तरह से नापना चाहिए ना। अंत में एक खास का टुकड़ा रखा, ठप
कैमल के बैकबोन ब्रेक हो गया, वो नीचे गिर गया। और पहले वाले ज्यादा बुद्धिमान औरत ने बताया ये घास, उन्होंने दौड़कर वो घास लेकर आ गए, ये पहले रखे तो उस समय ही वो तोड़ने वाला था। इस प्रकार ये 1857 के कहानी कार्तरिज काटने से युद्ध हुआ है पूरे भारत में। इसकी कितने बड़े तैयारियां इसके पहले हुआ था, उसमें हिंदू सनातन धर्म और स्वत्व के हमारे स्व के प्रेरणा इतना जबरदस्त उसके अंदर ये देने के लिए स्वयं दयानंद सरस्वती जी ने काम किया। उसके बाद उनके प्रवास भी हुआ नर्मदा तट से दयानंद सरस्वती जी। इसके बाद भी अब देखिए महर्षि अरबिंदो was the person who defined what Indian independence study is। स्वतंत्रता संग्राम यानी क्या है, एक फिलोसॉफिकल ढंग से डिफाइन करने वाला पूज्य अरबिंदो महर्षि उनके एक महत्वपूर्ण भाषण है एवेकनिंग इंडियन सोल्स। एवेकनिंग इंडियन सोल्स, भारतीय आत्मा को जगाने के लिए। वो पुस्तक के रूप में भी मिलते हैं आपको, अरविंदो आश्रम में तो देख लीजिए, नहीं तो गूगल पे भी मिलेगा। एवेकनिंग इंडियन सोल्स करके इसका पहला सेंटेंस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल संबंधित विषय आने पर उन्होंने बताया, आई एम कोटिंग, आवर टास्क वाज नॉट मैकेनिकल, आवर टास्क इज स्पिरिचुअल एंड मोरल। हमारा जो कृत्य क्या है, दौत्य क्या है, वो केवल यांत्रिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। स्वतंत्रता संग्राम कैसे आध्यात्मिक हो सकते हैं जी? आध्यात्मिक। आगे चलकर उन्होंने बताया हमारे अंदर शक्ति से प्रेरणा लेकर हम कहते हैं वो हमारे धर्म है। मैं स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ, ये सनातन धर्म है। महर्षि अरविंदो आरएसएस नहीं थे ना, ये जब उन्होंने भाषण दे रहे तो उस समय आरएसएस की स्थापना भी नहीं हुई है। मैं बताया सनातन धर्म है। एक बात में हमेशा करते हैं, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो अगले इलेक्शन में खड़े होने की आवश्यकता भी नहीं था। उन्होंने बताया ये सनातन धर्म को केवल पॉलिटिक्स में नहीं थे, इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, कला में, थिएटर में, सब जगह, साइंस में, एजुकेशन में, सब जगह इसको अप्लाई करना, इसके लिए हम लड़ाई करें। तो मोहन जी क्यों कहा मालूम क्या? इसलिए कहा मोहन जी ने ये बात, वही था। बहुत सारे उदाहरण इसके लिए बताने के लिए मैंने वेलुतंबी दलवा करके एक व्यक्ति के बारे में बताया था, केरल के अंदर सुदूर दक्षिण के वेलुतंबी दलवा ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध प्रारंभ करने के पहले वो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, दलवा करते हैं मलयालम भाषा, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, लेकिन वहां उस समय टेक्निकल नहीं, दलवा। उन्होंने युद्ध प्रारंभ करने के पहले सभी अधिकार चिन्ह, उनके प्रधानमंत्री पद, उनके टोपी, खड्ग, मुद्रा, अंगूठा, ये सब राजा के भाव पर उन्होंने सौंपा। उन्हें बताया मैं आज से लेकर प्रधानमंत्री नहीं है, मैं युद्ध प्रारंभ कर। सामान्य जन को इकट्ठा करके सब कब हुआ? 1805 में हुआ, 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में युद्ध प्रारंभ कर। युद्ध प्रारंभ करने के लिए उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया, एक घोषणा पत्र। उसमें उन्होंने लिखा पराये धर्म के खिलाफ आप अगर अभी लड़ाई नहीं किए तो आने वाले पीढ़ी आपको पापी बुलाएंगे। आपके पूरी चोरी कर रहे हैं, आपके धर्म को चोरी कर रहे हैं, आपके सब कुछ चोरी कर रहे हैं। नमक से लेकर कपूर तक सभी के ऊपर, आपके केर, नारियल के ऊपर वो कर उन्होंने सौंपेंगे, हमको देना पड़ता है। वेल्थ की चोरी कर रहे हैं। ये हमेशा मेरे मन में सोच आते हैं, सामान्यतः ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कौन है? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ही वेल्थ ट्रेन के बारे में पुस्तक लिखा। दादाभाई नौरोजी पुस्तक लिखने के 50 साल पहले वेल्थ में दलवा केरल के अंदर मलयालम भाषा में लिखा, इन्होंने वेल्थ ट्रेन कर रहे हैं। एक कहने का जो सोच भी था, बाद में उन्होंने ये भी बात बताया अंत में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा बताया अगर ये पराये धर्म को फैलाने के लिए मौका अगर आप देते हैं तो आपके मंदिरों के ऊपर क्रॉस लगाएंगे ये लोग, मतांतरण करेंगे। सो स्ववास्ती इंस्पिरेशन। मैं वेलुनाचार्य के बारे में बताया, कनेक्टेड कुछ कहानी बता रहा हूं। वेलुनाचार्य के बाद युद्ध आगे चलाने के लिए दायित्व निभाया दो व्यक्ति, मरुतु प्रदेश, बड़ा मरुतु और छोटा मरुतु।
उन्होंने भी युद्ध प्रारंभ करने के पहले एक प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया, व्हाई वी आर फाइटिंग, समाज को संगठित करने के लिए किया, व्हाई वी आर फाइटिंग इज आल्सो इन द पब्लिक डोमेन बट नॉट इन आवर सिलेबस, दैट इज द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इसका नाम केवल सुनिए, अगर आपको इसका लगभग पूरा भाग पढ़ना है तो मेरे नाम से एक पुस्तक आ गया है, स्वराज 75 स्ट्रगल फॉर सेल्फहुड करके एक पुस्तक, उसमें इसके अपेंडिक्स में इसको जोड़ दिया है, हिंदी में भी है, हिंदी ट्रांसलेशन अभी हमें दिया है ना, अभी मिलेगी। उसमें उसका टाइटल क्या है मालूम है क्या? मुझे पूरा यकीन है आप में से सभी लोगों को थोड़ा रोमांच आ जाएगा वो हेडिंग देखकर। ये हुआ सुदूर दक्षिण, सो कॉल्ड द्राविड़ व्यक्ति, संस्कृत पढ़े नहीं लेकिन नाम दिया जम्बूद्वीप प्रपंच। जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारत वर्षे नाग नदी तीरे, ऐसा आप लोग तो पूजा करने के समय बताते हैं ना, वो हमारे केरल के दक्षिण से तमिलनाडु के मध्य प्रदेश प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया। केवल अभी के ज्योग्राफी नहीं, इसके बाद एशिया पूरा ब्रिटेन से स्वतंत्र करने के लिए छोटे शिवगंगा में मैं लड़ाई कर रहा हूँ। कंसेप्ट देखिए, हिमालय तक के जो भारत के बारे में सोच उनके मन में। वांचीनाथ करके क्रांतिकारी थे, वांचीनाथ, रॉबर्ट आश करके एक कलेक्टर थे तिरुचिरापल्ली के, उनके खिलाफ उन्होंने एक प्लान किया। वांचीनाथ was hardly 24 or 25 years old, वीवीएस अय्यर के शिष्य थे, और नीलकंठ ब्रह्मचारी करके एक सन्यासी थे, उनके भी शिष्य थे। नीलकंठ ब्रह्मचारी से प्रेरणा लेकर वांचीनाथ ने आशय को खत्म करने के लिए सोचा, खत्म किया, और उसके बाद एक बुलेट बचे थे, केवल 2 ही बुलेट लेकर गए थे वो, एक बुलेट आशय के लिए, एक बुलेट मेरे लिए, क्योंकि मेरे लाश के ऊपर भी ये अधर्मी लोग स्पर्श नहीं करना, उतना धर्म भक्त थे, और मुंह के अंदर गोली डाल के उन्होंने भी मारा। उनके लाश से एक चीज मिला पॉकेट से, वो एक लेटर, वो लेटर में उन्होंने लिखा है, ये सब सबूत है हमारे सामने, क्यों हमारे पूर्वजों ने युद्ध किया, किसी राज्य के अधिकार स्वयं मिलने के लिए नहीं। उन्होंने लिखा है, देखिए ये मेरा ये शरीर उतना कीमती वाला नहीं है, भारत माता के लिए मेरे को ये वैल्यूलेस बॉडी ही दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये खून यहाँ देते हैं, इसलिए है आने वाले पीढ़ी को इससे कुछ प्रेरणा मिलते है तो मिलेगी। मैं इसलिए लड़ाई कर रहे हैं, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप। देखिए तमिलनाडु के वांचीनाथ को क्या छत्रपति शिवाजी बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? उन्होंने जो खून बहाया, उनके खून से भारत माता के कुमकुम से लेकर उसको कुमकुम बना के भारत माता को कुमकुमार्चन किया है, उस प्रकार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस देश के धर्म को बचाने के लिए, इस देश के स्वत्व को बचाने के लिए मैं ये युद्ध किया है। What does it mean? Sword was the inspiration, स्वत्व was the inspiration, real inspiration। स्वत्व को, सेल्फहुड को भारत के सभी एरिया में अप्लाई करने के लिए हमारे यहाँ युद्ध हुआ। जब तक वो पूर्ण नहीं हुआ है तो मोहन जी ने जो बताया, वो जर्नी आगे चलना भी पड़ेगा स्वतंत्रता पूरा करने के लिए, इसलिए करते ये बात समझ के समझ। एक और छोटी सी उदाहरण बता के मैं अभी का कालांश समाप्त करूंगा, 2 मिनट में। देखिए जब तक के स्व इतना स्ट्रॉन्ग था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्वरूप के रूप में, तब तक हम जीतते रहते थे, छोटा होंगे बड़ा होंगे। इस इतिहास में सक्सेस स्टोरीज में सबसे जबरदस्त सक्सेस स्टोरी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में मैं बताऊं, 1947 अगस्त 15 से भी जबरदस्त जीत था 1911 में हमको मिला, वंग भंग विरोधी आंदोलन की जीत, नॉट 100% जीत, 101% जीत था, है ना, 101%। बंगाल के विभाजन किया 1905 में, क्यों किया था? ईस्टर्न मुस्लिम बंगाल और वेस्टर्न हिंदू बंगाल इस रूप में हमारे अंदर मजहबी डिवीजन लाने की थी। आगे चलकर पूरे भारत के डिवीजन करने, पार्टीशन करने के रिहर्सल इस रूप में ब्रिटेन ने किया, जानबूझ कर किया बंगाल पार्टीशन। इट वाज अ पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी ओनली, पूरे भारत का, नॉर्थ इंडिया का नहीं, पूरे भारत का भी नहीं था। लेकिन फिर भी उस जमाने का ब्रिटेन कितने शक्तिशाली थे,
इट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। पूरे विश्व में इंग्लैंड के जैसा एक शक्तिशाली ताकत नहीं थी। They were strong enough to challenge the whole world on one side and they alone on one side। ऐसा शक्ति थी। हमारे यहाँ का पॉलिटिकल मूवमेंट मानो कांग्रेस कितने शक्तिशाली थे, पूरे भारत में प्रेजेंस थे क्या 1905 में? नहीं थे, नहीं, वो सच है। और महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे टवरिंग पर्सन, ऐसा कहते हैं ना, टवरिंग पर्सनालिटी, वो भी नहीं थे। लेकिन सामान्य भारतीय इस युद्ध हृदय में ले लिया, पूरे भारत में संघर्ष किया। तमिलनाडु से सुब्रमण्य भारतीय कोलकाता जाकर भगिनी निवेदिता के पद्मों में बैठकर उनसे प्रेरणा लेकर, क्रांतिकारी मंत्र दीक्षा लेकर, उनसे कुमकुम लेकर, कुमकुम उनके ललाट में रखकर, वो दीक्षा कार्य पद्धति सीखकर तमिलनाडु में जाकर बहुत सारे लोगों को, युवाओं को क्रांतिकारी दीक्षा देकर वंग विरोधी आंदोलन तमिलनाडु में भी किया। तमिलनाडु के लोग बंगाल में कभी गया भी नहीं है, देखा भी नहीं है, क्या लेना देना है बंगाल और आज है तो होंगे क्या पता नहीं, क्योंकि दीदी की सत्ता में उस जमाने में तमिलनाडु, केरला, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पूरे भारत, लेकिन आप भूलना नहीं बंगाल का विभाजन था, पूरे भारत का नहीं था। नो टवरिंग लीडर्स नहीं थे, शक्तिशाली ब्रिटेन के खिलाफ दुर्बल पॉलिटिकल मूवमेंट होते हुए भी समाज युद्ध किया, क्या प्रेरणा। वंदे मातरम वाज द मंत्र, इसलिए बंगबंदी विरोधी आंदोलन का दो और नाम भी है, स्वदेशी आंदोलन और वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम गाना, वंदे मातरम पंचाक्षरी, भारत माता की मूर्ति, उसकी पूजा, क्रांति दीक्षा, ये सब एक कार्य पद्धति थे उस समय। रक्षाबंधन का त्योहार, सामान्य मुसलमान भी भाग लिया उसमें। हाँ, कुछ नेता लोग, फंडामेंटलिस्ट लोग थे, आगा खान, सर आगा खान, ढाका के नवाब, मुस्लिम लीग के स्थापना के समय उन लोगों ने कांग्रेस ब्रिटेन के साथ थे, लेकिन सामान्य मुसलमान भी रक्षाबंधन में भाग लिया उस समय। वंग भंग के विरुद्ध में संघर्ष किया, स्व से प्रेरणा, भारत माता की जय नारा लेगा। लेकिन 1911 में इतना जबरदस्त संघर्ष के कारण क्रांतिकारियों का जो आगे आने का जो क्रम भी प्रारंभ हो गया उस समय। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन दो भाग में बांटा नहीं था, ये हमारे साथ में नहीं है, वो दूसरा है, ऐसा कांग्रेस ने बाद में किया ना, वो उसमें नहीं था। सब लोग मिलकर काम करते थे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे केमिस्ट थे, पूरे विश्व के जाने माने साइंटिस्ट थे, लेकिन क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने बाद में भी बम बनाने का फॉर्मूला सिखाते थे, बना कर देते थे। हिंदू केमिस्ट्री लिखने वाले पीसी राय, कोई फर्क नहीं, सब लोग मिलकर युद्ध करते। लेकिन ब्रिटेन को मालूम हो गया आगे इसको ले जाएंगे, इसीलिए 1911 को उन्होंने बेशर्त इसको वापस हो गया ना। हम तो एक श्वास में बताते वंग विरोधी आंदोलन हुआ 1905 में प्रारंभ हो गया, 1911 में नलिफाई किया। लेकिन बीच में हुए वो संघर्ष का महत्व किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं बताया उस समय। वी आर ओल्ड एंड टायर्ड, लेट अस बी राजी हो सकते हैं विभाजन, ऐसा नहीं बताया। वी आर ओल्ड एंड टायर्ड बाद में बताया था कुछ लोग 1947 में। संघर्ष जारी नहीं रख सकते, इसलिए विभाजन नहीं तो विभाजन, पूरे भारत नहीं है तो दिल्ली है तो भी दिल्ली, अगर रेड फोर्ट मिलते हैं तो उतना कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में बैठना है, हम लोग मंत्री बन जाते हैं, बस विभाजन के लिए राजी हो गया है ना। लेकिन वंग विरोधी आंदोलन में मरने वाले लोग मर जाएंगे ऐसा समझकर भी युद्ध आगे रखा। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया वी आर ओल्ड एंड टायर्ड। उन्होंने सोचा हमारे कालखंड में नहीं है तो हमारे आने वाले पीढ़ी ये संघर्ष आगे रखेगी, वही स्वावस्थित रहे। लेकिन हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स इसकी ताकत समझने से भी ज्यादा जबरदस्त ढंग से, समग्रता से ब्रिटेन इसको सीखा। ब्रिटेन इसलिए वो किसी भी इंटेलिजेंट सत्ताधारी इस प्रकार का है, आगे चलकर इनका एम फुलफिल करना है तो ये स्वाप को डाइल्यूट करना, इसके लिए सिस्टमैटिक ढंग से स्वाप को डाइल्यूट करने के लिए, स्वाप को सप्रेस करने के लिए, हिंदुत्व को बाहर करने के लिए, वंदे मातरम को बाहर करने के लिए, भारत माता की जय को बाहर करने के लिए, रक्षाबंधन को कम्युनलाइज करने के लिए क्या करना उन्होंने किया। हमारे नेता लोग फंस गए उस जाल में, जाकर फंस गए। उन्होंने पूछा आप अगर राष्ट्रीय आंदोलन करते हैं तो आपके बीच में मुसलमान कहाँ हैं?
उन्होंने बताया वो है ये है, दिखते नहीं है जी मुसलमान भी साथ में है तो ही आपका आंदोलन राष्ट्रीय कर सकते, तब जाकर आपको स्वतंत्रता दे सकते। पूरे भारत नहीं है तो कैसे हो सकते है ना। किसी आपके यहाँ के साहित्यकार बंधु ने पूछा है साहित्यकार सम्मेलन में आकर, ये लोग क्रिश्चियन साहित्य के बारे में कुछ नहीं करते, केवल हिंदू संत के साहित्य के बारे में। उस प्रकार ये तो नरेटिव उस समय का लोगों के नरेटिव बता कहाँ है। नेता लोग कहते वो है ये है वो आए हैं 100 लोग हैं, नहीं दिखते नहीं। दिखने के लिए क्या करना है, दिखने लायक ढंग से वेश दिया कांग्रेस ने। ये मुसलमान लोगों को टोपी उनके गणवेश, उनके लिए आने के लिए पैसा, ये सब कर बड़ी भारी संख्या में लाना प्रारंभ किया। कांग्रेस के अंदर 2 गुट हो गया कितने प्रकार। और बात नहीं, वो लोग बताना प्रारंभ किया वंदे मातरम हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपको मालूम है काकिनाडा कांग्रेस मीटिंग में विष्णु दिगंबर पालुस्कर वंदे मातरम गाने के लिए मंच पर प्रवेश किया। मौलाना मोहम्मद अली खिलाफत लीडर थे, सांप्रदायिक लीडर नेता थे, उनको भी स्वागत करके कांग्रेस में लाया था। कांग्रेस लीडर्स ने ब्रिटेन के जाल में फंस जाके उन्होंने बताया वंदे मातरम भारत माता को माता के रूप में, देवी के रूप में देखने वाले गाना है, हम नहीं सुनी। सामने वाले पंक्ति पर बैठे हुए किसी भी कांग्रेस नेता ने उठकर नहीं बताया ये भारत माता के वंदना श्लोक है। ये बताने से आपको अच्छा नहीं लगते हैं तो आपको जा सकते हैं, ये सब बताना चाहिए था, किसी ने नहीं बताया, बताने की हिम्मत नहीं दिखाया। लेकिन विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने सही ढंग से हिम्मत दिखाई, बताया मेरे को यहाँ गाने के लिए बुलाया है तो मैं गाकर ही जाऊंगा। गाना प्रारंभ किया। मौलाना मोहम्मद अली ने दोनों 4 फिंगर्स उनके कान पर घुसा के मैं नहीं सुनूंगा ऐसा करके तत्काल बॉयकॉट किया। उस समय भी किसी ने नहीं बताया, बाहर गया है तो अंदर नहीं आना चाहिए, सब बताया नहीं। गाना पूरा हो गया, विष्णु दिगंबर पालुस्कर मंच से नीचे गया, मौलाना मोहम्मद अली फिर से आकर प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा। वो सबसे अनफॉर्चुनेट एंड सैड मोमेंट इन इंडियन इंडिपेंडेंस स्टडी। और लाइक वंदे मातरम व्हिच वाज द मेन इंस्पिरेशन पॉइंट एंड पावर पैक्ड सॉन्ग, ऐसा अरविंदो ने बताया, मंत्र है वो पंचाक्षरी, इसको कांग्रेस ने बाहर कर दिया। किसी नेता ने नहीं बताया, आप जैसे एक फंडामेंटलिस्ट लीडर कांग्रेस को नहीं चाहिए ऐसा बताने के लिए तैयार। दैट वाज द सैडेस्ट मोमेंट। वंदे मातरम को बाहर कर दिया, भारत माता की जय को बाहर कर दिया, भारत माता पूजा नहीं बंद कर दिया, रक्षाबंधन को क्रिमिनलाइज किया। चलते चलते कम्युनिस्ट फिलोसफी भी कांग्रेस के अंदर घुसना प्रारंभ किया। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है हमारे हिस्ट्री में, लखनऊ कांग्रेस मीटिंग वाज अ सिग्निफिकेंट कांग्रेस मीटिंग इन द सेंस, उसके बाद ही गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस खुले में नेहरू कम्युनिज्म को सपोर्ट करने वाला एक स्पीच है। इसके ठीक पहले ब्रिटेन में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का मीटिंग हुआ। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का रेगुलर एक मेंबर था, आपको पता है ना, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाज ए मोर कम्युनिस्ट देन कांग्रेस। बीच में वो कहते भी गर्व से मैं एक फैमिली सोशलिस्ट हूँ ऐसा करके बता, क्या है ये फैमिली सोशलिस्ट हमको बता दें, लेकिन वो कहते रहे। उस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लेकर वापस आने के पहले रजनी पामे दत्त से साथ उनका एक मुलाकात हुई। रजनी पामे दत्त ने आने वाले 1936 लखनऊ कांग्रेस मीटिंग में नेहरू चुने थे, वहां प्रेसिडेंट बनने वाला है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस करने के समय क्या क्या बिंदु इसमें होना चाहिए ऐसा इंग्लिश कम्युनिस्ट पार्टी लीडर ने डिक्टेट किया। कितना शर्मनाक विषय है, देखिए। Clearly been said that it has been dictated by Rajani Pamedar, English Communist Party leader। वो अभी भी मिलते हैं वो स्पीच का भी कुछ हिस्सा मेरा वो पुस्तक मेरा नहीं, मेरे नाम से आए हुए पुस्तक में आपको पढ़ने को स्पीच में वो बताते हैं nationalism and revolutionary zeal has gone down to the lowest ebb। राष्ट्रीयता और क्रांतिकारी वो अभी चलते नहीं, क्या चलते हैं अभी वो कम्युनिस्ट। आगे जाने वाला विचारधारा कौन सा है, रशिया के कम्युनिस्ट। इस प्रकार इस समय तो कंपैरिजन आपको समय अगर अलग अलग स्पीचेस में समय अगर मिलते हैं तो जोड़ सकते हैं। लगभग उसी कालखंड में यहाँ बैठे हुए एक सन्यासी जैसा व्यक्ति को कम्युनिज्म के बारे में पूछा, कम्युनिज्म क्या है, उन्होंने तुरंत एक सेंटेंस में उत्तर दिया, कम्युनिज्म इज डिफेक्टिव इन थियरी एंड डिस्ट्रक्टिव इन प्रैक्टिस। यानी कम्युनिज्म थियरी के दृष्टि पर डिफेक्टिव है, अधूरा, एंड
प्रैक्टिस में वो बहुत खतरनाक है। कौन है वो सन्यासी? मालूम है क्या? जिंदगी में भारत के बाहर नहीं गए ऐसे एक व्यक्ति गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया कम्युनिज्म, लेकिन बाहर कितने बार गए कम्युनिज्म के साथ इतना लेना देना किए हुए नेहरू जी, विदाउट थिंकिंग अबाउट कम्युनिज्म के अनसाइंटिफिक नेचर, इनह्यूमन नेचर को बिना समझते हुए उन्होंने बताया कम्युनिज्म इज ओनली वन एंड ओनली वन सक्सेसफुल आइडियोलॉजी, रशिया इज द प्रोग्रेसिव। इसका मतलब कुल मिलाकर आपको देखा है वंदे मातरम बाहर। नेताजी जैसे हिंदुत्व यही हिंदू बोलकर भारत के अंदर आने वाले व्यक्ति को के खिलाफ लड़ने वाले लोग, नेहरू स्वयं बताएगा अगर नेताजी अंदर आ गया है तो खड्ग लेकर भी इनको युद्ध करने के लिए तैयार होकर खड़े हो जाएंगे। सो पर्सन्स को, आइडियोलॉजी को, सिंबल्स को, हिंदुत्व या स्व के सिंबल्स को, स्व के गाना को, स्व के व्यक्तियों को, स्व के इंस्टीट्यूशंस को भी बाहर कर दिया। इसलिए डाइल्यूट हो गया भारत के स्व खंडन इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड we have became neither male nor female। एक प्रकार से भगवान गीता में कहते हैं क्लीबावस्था में हम रहते हैं। 36 इयर्स में क्या हुआ? ऐसा एक यहाँ बैठे हुए सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो आपको रिसर्च करने का एक विषय मैं बता रहा हूँ। What happened to our independence struggle in between 1911 and 1947? 36 years के अंदर क्या हुआ है? बताने लायक विषय है। हमको कुछ नहीं कर सका है ना सही में। पूरे भारत का विभाजन होने के समय केवल संघ ने कुछ बताया, लेकिन संघ भी उतना ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। We were all ready to accept that fate accomplished कर सकते हैं। विभाजन के विभीषिका को झेलना पड़ा, इसलिए है स्व के डाइल्यूशन की वजह से। अभी 1947 के बाद के 75 इयर्स में ये स्व के पुनर्स्थापना होना चाहिए था। वो पुनर्स्थापना के संकल्प लेने के संदर्भ में अभी समय अगर अनुमति मिलते हैं तो वो संकल्प के बारे में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी भी 1 घंटा 20 क्वेश्चन आगे। Why did जवाहरलाल नेहरू से divided socially communist? अरे उनका जो मन में वो विचार ही था पहले से लेकर, he was influenced by the communism। ऐसा कहते हैं ये मस्त नंबर के पार्टी क्यों कम्युनिस्ट के है, ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं तो हमारे 6 सादा क्यों बेवकूफ